नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन होने वाला है वो संबंधित है यहाँ पर कंप्यूटर्स के प्रश्न से। और हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपकी तैयारी को सही दिशा में चलाने का काम हमारा है। आपके पास मटेरियल बहुत है, लेकिन उस मटेरियल में कुछ ऐड ऑन करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, ताकि हम आपकी उस तैयारी में कुछ और ऐड ऑन करें और आपकी जो तैयारी है उसको सही दिशा में यहाँ पर चलाने का प्रयास करते हैं। तो वही प्रयास हमारा है और सबसे अच्छा तरीका जो यहाँ पर है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम उसमें डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में बात करने पर ये होता है कि आपको अगर उस तरह का कोई प्रश्न और भी मिलता है तो वहाँ से भी आप उसको ईजी तौर पर यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा प्रयास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एक कंप्यूटर की स्मृति जो उसकी मेमोरी है वो सामान्य तौर पर किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में यहाँ पर व्यक्त की जाती है। तो जो एक बाइट है वो किसका यहाँ पर बना हुआ होता है। देखो, ये प्रश्न पूछा गया था आईएएस के प्री एग्ज़ाम में और 2000 में प्रश्न पूछा गया था। तो अब ऐसा नहीं है कि ये आईएएस का प्रश्न है, अब आप यहाँ पर ग्रुप सी के एग्ज़ाम में ये नहीं आ सकता, क्योंकि जिस तरह के प्रश्नों का अब नेचर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, जाहिर सी तो बात है कि वो यहाँ पर भी इस वाले प्रश्नों को यहाँ पर पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न जो है ग्रुप सी के एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, तो आ भी सकता है। तो देखो, जितनी भी कंप्यूटर की मेमोरी है वो किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में यहाँ पर व्यक्त की जाती है और जो एक बाइट है वो यहाँ पर 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। अगर हम बात करते हैं जितनी भी हमारी कंप्यूटर हैं उनकी जो सिस्टम है, जो उसकी कार्यप्रणाली है वो यहाँ पर नंबर्ड बेस होती है। तो वो यहाँ पर नंबर्ड बेस होती है। जब भी कोई आप डाटा यहाँ पर एंटर करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो मेमोरी में जगह लेता है और इस जो मेमोरी है उसको मापने की एक यूनिट है और इस यूनिट को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर बिट। और जो हमारी बिट होती है वो सबसे छोटी यूनिट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है सबसे छोटी जो यूनिट है वो कौन सी है, तो वो हमारी यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट है हमारी यहाँ पर बिट। तो बिट सबसे छोटी यूनिट है। और जितना भी हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं या कोई भी वहाँ पर हम डाटा स्टोर करते हैं वो यहाँ पर दो बाइनरी संख्याएं हैं, 0 और 1। 0 और 1 के रूप में ही यहाँ पर काम करने की जो उनकी पद्धति है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर हम इसको यहाँ पर बोलते हैं जिनके हम यहाँ पर काम करता है। पूरा कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर काम करता है और सबसे जो छोटी यूनिट है वो यहाँ पर बिट है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक जो हमारी बाइट है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, एक बिट में यहाँ पर एक बाइट होती है। कई बार ये एग्ज़ाम में यहाँ पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया जाता है। तो 8 बिट में 1 बाइट होती है और सबसे जो छोटी यूनिट है वो हमारी कौन सी है, बिट है। ऐसे अगर हम बात करते हैं 1024 बाइट में आपकी 1 किलो बाइट होती है। 1 किलो बाइट यहाँ पर होती है। फिर ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 1024 किलो बाइट की बात करते हैं हम यहाँ पर, 1024 किलो बाइट में आपकी 1 मेगा बाइट होती है जिसको हम बोलते हैं 1 MB। ऐसे अगर हम बात करते हैं 1024 मेगाबाइट यानी MB में कितना होता है, 1024 मेगाबाइट में यहाँ पर होता है आपका 1 गीगाबाइट जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं GB। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1024 गीगाबाइट में यहाँ पर होता है 1 TB। तो ये पूरा यहाँ पर फॉर्मेट है कंप्यूटर का। इसको अगर समझने का अगर आपने प्रयास किया तो जाहिर सी बात है आपके इस तरह के जो प्रश्न हैं वो अब कभी भी यहाँ पर गलत होने वाले नहीं हैं। तो एक बार हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं। एक जो बाइट है वो 8 बिट की यहाँ पर बनी हुई होती है, 8 बिट की यहाँ पर एक बाइट होती है। ऐसे अगर हम बात करते हैं जो बिट है वो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर है, सबसे छोटी यूनिट है। और 1000 बाइट आपकी 1 KB के बराबर होती है। 1024 जो KB है वो 1 MB के बराबर होती है। 1000 MB जो है वो 1 GB के बराबर होती है और 1000 GB जो है 1 टेराबाइट या TB के बराबर यहाँ पर होती है। तो ये पूरा हमने सिनेरियो यहाँ पर जाना इस प्रश्न के बारे में। आपके इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यहाँ पर अब गलत होने वाला नहीं है, ऐसी हम आशा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो ये देखो, ये उत्तराखंड में भी प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, आपको लगातार इस तरह के प्रश्न एग्जाम में मिलने वाले हैं। देखो 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं? जो हमारे पास जो 8 बिट का जो समूह है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं 1 बाइट। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। इस प्रश्न को मेरा यहाँ पर जो इंक्लूड करने का मतलब था वो यहाँ पर यही था कि इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं और आप उसको ईजी तौर पर यहाँ सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बिट निम्न में से छोटा रूप यहाँ पर कौन सा है? जैसे कि अभी हमने पिछले प्रश्न के बारे में डिस्कस किया था कि जो बिट है वो सबसे छोटा रूप यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है अपनी मेमोरी में, अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में। और इसकी जो मेमोरी है वो बाइनरी नंबर में हम इसको सेव करते हैं, जो कहाँ से बनी होती है? जो बाइनरी हमारे नंबर हैं वो 0 और 1 के रूप में इसको यहाँ पर हम देखते हैं। 0 और 1 के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी है? वो यहाँ पर है हमारे पास यहाँ पर बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी बाइनरी डिजिट है इसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? बिट। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण और अंक का कितने का समूह के रूप में यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती है? तो जो यूनिकोड है वो इनकोड जो परियोजना है वो हमारी आपके क्रम देखते हैं 2 बाइट्स में काम करती है। 2 बाइट्स में ये काम करती है और 2 बाइट्स का जो मतलब हो गया वो हो गया हमारा 16 बिट्स। तो 16 बिट्स का मतलब हो गया हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर 16 बिट्स। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। आपको हर एक प्रश्न से जो है यहाँ पर अवेयर होना चाहिए किस तरह के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। और कई बार अगर हम बात करते हैं एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स हो सकते हैं। आप एक बार प्रश्न देखते हैं, 1 किलोबाइट में कितने यहाँ पर बिट्स हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। लगातार ये प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा भी गया है किसी न किसी एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं 1 बाइट्स में जो है 8 बिट्स होते हैं, यानी 8 बिट्स होते हैं। और 1 किलोबाइट में 1024 जो हैं वो यहाँ पर होते हैं बाइट्स। तो 1024 इंटू 8। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर 8192। ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1 KB में जो है आपके 8192 जो है क्या होंगे? बिट्स होंगे। तो इस तरह के प्रश्न को भी आपको लगातार ही यहाँ पर अवेयर होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यदि हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। यदि हम बात करते हैं तीनों बाकी की, चाहे तो वो लाइनेक्स हो, गूगल क्रोम हो या ओपन ऑफिस हो, ये तीनों ही यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर ये होते हैं। और कल तो हमने यहाँ पर लाइनेक्स के बारे में भी डिटेल में बात की थी, तो आप कल वाली वीडियो भी जाकर यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि लैन का क्या तात्पर्य है? देखो जो हमारे पास यहाँ पर लैन है, तो लैन की जो फुल फॉर्म यहाँ पर होगी वो होगी यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। अगर हम डिटेल में बात करते हैं लैन से यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तो लैन का यहाँ पर मतलब है कि आप इसकी जो फुल फॉर्म है उससे ही यहाँ पर इसका मतलब निकाल सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क। यानी आपकी जो आपका जो घर है या आपका कोई भी ऑफिस है, तो उस पूरे घर या ऑफिस में आपके छोटे छोटे समूह में कुछ आपकी जो क्षेत्र होगा उसमें काम करने की जो पद्धति है उसको ही हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आप इसका इस बात समझ सकते हैं कि एक पूरी यहाँ पर अगर हम मानते हैं ये पूरा यहाँ पर ऑफिस है और कुछ यहाँ पर जो आपके 10 या 5 जो हैं वो सिस्टम्स काम करते होंगे। तो इन पूरे जो सिस्टम्स यहाँ पर काम करते हैं ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में यहाँ पर लिमिटेड सोर्स में काम करते हैं। तो इन जो जितने भी यहाँ पर कंप्यूटर यहाँ पर काम कर रहे होंगे इस पूरी ऑफिस के अंदर, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसको सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। अच्छा, तो 3-4 या और टर्म्स हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी इसको हम बोलते हैं। दो हमारे एक तो टर्म्स हमारे पास ये होगी LAN,
दूसरी जो टर्म्स हैं हमारे पास, वो अगर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं तो वो है यहाँ पर MAN जो हमारे पास है वो है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में तो यहाँ पर ये है कि जब दो या दो से अधिक आपके लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। तो अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो ऑफिस यहाँ पर हैं और जो दो ऑफिस हैं, दो या दो से अधिक भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो ये LAN है, ये भी यहाँ पर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है और ये भी हमारा यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क है। इसका जो पूरा यहाँ पर फॉर्म होगा तो वो फॉर्म होगा यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसमें एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो पूरा एक सिटी या शहर भी यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से जो विकसित किया गया हो। और इसमें जो उपकरण हम यूज़ कर सकते हैं, जो डिवाइस हम इसमें यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राउटर या इसको हम बोलते हैं स्विच हब्स भी इसमें उपयुक्त होने वाले जो हैं वो इसमें यहाँ पर डिवाइसेस हैं। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड हमें दिखाई पड़ता है वो है यहाँ पर WAN, यानी तीसरा जो वर्ड है हमारे पास यहाँ पर वो है WAN। इसका जो वर्ड है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण में दिखाई पड़ती है। उसको बोलते हैं हम वाइल्ड एरिया और यहाँ पर नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी WAN। जब इसकी भौगोलिक जो सीमाएं हैं, जो ये भौगोलिक जो परिधि है वो काफ़ी बड़ी यहाँ पर होगी तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर वाइल्ड एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इसका, तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पर इंटरनेट इसका यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। काफ़ी सिंपल फॉर्म में इसका जो है एग्जाम्पल है वो इंटरनेट है। तो देखो, हमने डिटेल में बात की, केवल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था लैन के बारे में, लेकिन हमने साथ साथ दो और फॉर्म के बारे में यहाँ पर जाना। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके घर या ऑफिस में हो सकता है। MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जब दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़कर काम करते हैं, वो किसी शहर या किसी बड़े ऑफिस में भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मैन। और तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड है वो है यहाँ पर WAN यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क। और एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल इसका जो है वो इंटरनेट है। ये तीनों ही फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में ही जान से आपको जो है काम जो है वो काम चल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं IRQ के बारे में, तो IRQ क्या है यहाँ पर, तो वो है इंटरप्टेड रिक्वेस्ट। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरप्टेड रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्या है, तो एक तरीके से अगर इसको समझने का हम प्रयास करते हैं अभी, तो ये क्या है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। आपके जितने भी एक तरीके की ये क्या है, ये एक तरीके की हार्डवेयर लाइन है। ये क्या है, एक तरीके की यहाँ पर हार्डवेयर लाइन है, जिनका उपयोग क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर की जो प्रोसेस है। अगर आप एक बार देखते हैं कि आपने कंप्यूटर को कोई यहाँ पर कमांड दी, अब उस जो कंप्यूटर को जो कमांड दी हुई है वो क्या है, हार्डवेयर उपकरणों के द्वारा ही कहाँ पहुँचती है, वो पहुँचती है यहाँ पर आपके माइक्रो प्रोसेसर में पहुँचेगी। और माइक्रो प्रोसेस क्या है, सिग्नल भेजने का काम करता है आपके डिवाइस को। तो ये क्या है, ये जो डिवाइस है इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके की रिक्वेस्ट यहाँ पर कंप्यूटर ने की, किसको, माइक्रो प्रोसेस को। और प्रोसेस क्या है, उसको सिग्नल भेजने हेतु आपके हार्डवेयर उपकरणों के द्वारा ही, इसको हम क्या बोलते हैं, IRQ। अब लगातार अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हमने जो नंबर है वो डिसाइड किया हुआ है कि ये जो नंबर है वो किस तरीके से काम करेगा। अगर हम बात करते हैं जो हमारे हार्डवेयर उपकरण हैं वो कुल मिलाकर बात करते हैं यहाँ पर 16 IRQ कुल मिलाकर जो हमारे हार्डवेयर प्रोसेसर है, जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर इतनी काम करती हैं 16। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है IRQ6 के बारे में। तो जो IRQ6 है वो यहाँ पर हमारी संबंधित थी हमारी फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल से संबंधित थी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर C। तो इन रिक्वेस्ट को ही हमने अलग अलग नाम दिया है, कुल मिला के ये 16 हैं। और जो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल है, अब फ्लॉपी का यूज़ हम अब सामान्यतः नहीं करते हैं,
अब इनका यूज़ अब समाप्त हो चुका है और ये एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था, मतलब हाल फिलहाल में ही, तो तकरीबन 7 या 8 साल पहले पूछा गया प्रश्न है। और इसका जो यूज़ है हमने काफ़ी पहले ही जो है वो बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया, तो मेरा मानना है कि ये प्रश्न भी आपको कहीं ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक यानी कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव यहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर इंटीग्रेटेड चिप्स यानी समेकित जो परिपथ है, वो इसका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा। डिटेल में बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न में के डिटेल में कुछ हमें बात करनी होगी कि जो कंप्यूटर की जो कितनी जनरेशन यहाँ पर हो चुकी है। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, तो कुल मिलाकर इसकी जो जनरेशन है वो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। इसकी 5 जनरेशन हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अब तक अगर हम बात करते हैं 5 जनरेशन इसकी अब तक यहाँ पर हो चुकी है, तो उन पूरी जनरेशन के बारे में समझना होगा और कंप्यूटर का विकास यहाँ पर किस तरीके से हुआ है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम बात करते हैं इसका जो प्रथम पीढ़ी वाले यानी फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पास रही है, फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें दिखाई पड़ती है यहाँ पर। इसका जो टाइम पीरियड था वो था यहाँ पर 1940 से 1956 के बीच में, ये पूरे टाइम पीरियड में हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पर अगर हम इस पीरियड में देखते हैं जो हमारे पास कंप्यूटर थे वो काफ़ी, उनका जो बड़ा आकार था काफ़ी वो यहाँ पर लार्ज स्केल में थे, काफ़ी यहाँ पर बड़े थे और काफ़ी खर्चीला था उनको यहाँ पर उनका मैनेज करना। आकार में काफ़ी बड़ी थे और काफ़ी यहाँ पर ये खर्चीले भी थे और इनका जो है एक लिमिटेड यूज़ में था। इनको यहाँ पर हमने यूज़ किया था, एक लिमिटेड फॉर्म में इनको हम यूज़ कर सकते थे। अगर हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, तो जो सॉफ्टवेयर था वो मशीनी भाषा का हम प्रयोग करते थे, ये तो ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ इसका कौन कौन से हार्डवेयर हम यहाँ पर यूज़ किया, तो एक तो था यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी का हम यहाँ पर यूज़ करते थे। तो जो ये जो पीरियड था ये हमारा फर्स्ट जनरेशन पीरियड था हमारे कंप्यूटर का। बात करते हैं सेकंड के वाले में। देखो अगर हम यहाँ से समझते हैं इस चीज़ को कि सेकंड जनरेशन थी, उसका जो टाइम पीरियड था वो हमें दिखाई पड़ता है आपके वर्ल्ड वार के बाद में। तो 1956 से 1963 तक हमारा यहाँ पर सेकंड जनरेशन था हमारे कंप्यूटर के विकास का। तो अगर हम बात करते हैं इसमें जो है 2 भाषाएं, 2 मनीषी लैंग्वेज हमने यहाँ पर मशीन लैंग्वेज यहाँ पर विकसित की थी। कौन कौन सी थी? एक तो हमारे पास थी असेंबली भाषा थी यहाँ पर फोर्टल, और दूसरी थी हमारे पास यहाँ पर कोबाल। अब पहली पीढ़ी की अपेक्षा हम बात करते हैं तो इसका यूज़ हमने अधिक मात्रा में करना प्रारंभ कर दिया था और इनका जो साइज़ था वो भी हमने अब काफ़ी छोटा कर दिया था पहले की अपेक्षा। क्षमता इसकी कुछ अधिक हो गई थी और इसको जो है कम जो है हीट भी उत्पन्न अब हमने करना जो है प्रयास किया था, तो ये महत्वपूर्ण था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास सेकंड का, तो सीमित मात्रा में हमारे पास यहाँ पर जो हार्डवेयर था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हमने सीमित मात्रा में यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था। मैग्नेटिक टेप थी और मैग्नेटिक कोर भी हमने यहाँ पर देखी थी। उदाहरण जो से इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने थर्ड जनरेशन की तरफ। जो हमारे पास यहाँ पर थर्ड जनरेशन है उसका जो टाइम पीरियड हम देखते हैं वो देखते हैं 1964 से 1971 के बीच में। फिर अगर हम बात करते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पर थे, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण में दिखाई पड़ता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पर ईजाद कर लिया था। कुछ हाई लैंग्वेज भी हमने यहाँ पर बना ली थी, एनालॉग, बेसिक और पास्कल का यूज़ हमने यहाँ पर अब करना प्रारंभ कर दिया था। आकार कुछ छोटा हो गया था पहले की अपेक्षा, डॉक्यूमेंटेशन में इसका हमने प्रयोग कर लिया था। अब हम चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो प्रश्न हमसे यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर क्या थी। तो मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी वो थी यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर बनाया गया था और इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1964 में। 1964 में जेब किबले के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था, इसकी खोज की गई थी। इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण से ही यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर का जो है साइज़ काफ़ी छोटा कर पाए थे, ठीक है। और जो हम इसके बाद नए नए प्रयोग हमें कंप्यूटर में देखने को मिले। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मिनी कंप्यूटर IBM 360 सीरीज़ की हमने यहाँ पर देखनी प्रारंभ कर दी थी। अब हम चलते हैं अपने चौथे यानी फोर्थ जनरेशन पीढ़ी की तरफ। देखो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन हमें साथ साथ दिखाई पड़ती है। 1971 से वर्तमान यानी एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं।
सॉफ्टवेयर भी है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूजर सॉफ्टवेयर है। विशेषता क्या है, पहले से जो इसकी काम करने की क्षमता थी वो अधिक हो गई है। जो ये काफ़ी खर्चीला था पहले, उससे अब काफ़ी कम हो गया है। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से हार्डवेयर। तो VLSI यूज़ हमने किया, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया, सेमीकंडक्टर जो पदार्थ की मेमोरी है वो हमने यहाँ पर यूज़ की। उदाहरण देख सकते हैं हम इसका, जो माइक्रो कंप्यूटर है वगैरह है, सब इसके उदाहरण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी 5th जनरेशन के बारे में। जो हमारी 5th जनरेशन है वो हमारी यहाँ पर अब हमें देखने को मिलती है सबसे अधिक तौर पर। वर्तमान या उससे आगे भी अब हम इसको देखने वाले हैं। कई सारी हमने इसमें हाई लैंग्वेज बनाई, इंटरनेट और मल्टीमीडिया का यूज़ किया। आपके जो स्मार्टफोन है वो सब अब सीमित तौर पर कंप्यूटर के यूज़ के बारे में हम यूज़ करते हैं। आकार काफ़ी छोटा हो चुका है, आपके एक हाथ में यहाँ पर आपका पूरा कंप्यूटर है। आसानी से हम इसको उपयोग कर सकते हैं, बहुआयामी उपयोग है, मल्टीलेटरल हम यूज़ कर सकते हैं। काम करने की जो क्षमता है वो अधिक हो चुकी है। हार्डवेयर कौन कौन से इंटरनेट का है, ऑप्टिकल डिस्क है और समानांतर प्रोसेसिंग के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी नोटबुक, पॉम टैब, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब जो है आज की यानी 5th जनरेशन पीढ़ी की तरफ हम लेके जा रहे हैं। तो जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर आपका डी, इंटीग्रेटेड सर्किट, या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर समेकित, जो आपके पास है समेकित परिपथ सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो चुका है किसके प्रयोग से। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर समेकित परिपथ चिप्स, सही आंसर इसका यहाँ पर बी। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो एक छोटे रूप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसको जो है आविष्कार के बाद ट्रांजिस्टर के स्थान पर हमने कंप्यूटर में यूज़ किया है और कंप्यूटर का जो है काफ़ी छोटा रूप हमें यहाँ पर लगातार ही देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मॉडेम परिवर्तित करता है। देखो मॉडेम का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। मॉडेम एक क्या है, एक तरीके की ये एक डिमोडुलेटर डिवाइस है। मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर दोनों की डिवाइस है ये। और ये जो डिवाइस है ये क्या करती है, किसी डिजिटल सूचना को, यानी कोई भी जो आपकी डिजिटल सूचना है वो हमने बात की थी कि केवल पैकेट फॉर्म में यहाँ पर डिलीवर की जाती है, और इस डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके क्या करता है, एनालॉग बनाता है। ये यहाँ पर एनालॉग इसको बनाएगा और एनालॉग का जो प्रारूप भेजता है, और एनालॉग प्रारूप इसे क्या करता है, सिग्नल भेजता है, और सिग्नल जिसे क्या करता है, डिमोलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करता है। और दोनों ही काम करता है, यानी एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में यहाँ पर ये परिवर्तित करता है। तो दोनों ही काम यहाँ पर मॉडेम के द्वारा किए जाते हैं। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो आशा करते हैं यह हमारी जो आज की सीरीज है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।